Welcome to the third lecture of business law. This is the third lecture of business law. I hope कि जो भी वीडियोस मैं YouTube पे आप लोगों के लिए पोस्ट कर रही हूँ उन वीडियोस को आप देख रहे हैं, साथ साथ करते रहेंगे तो बहुत अच्छा है बेटा। तो यहाँ पर I am showing you the second chapter of your book, that is Indian Contract Act 1872. ये आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। यहाँ पर जो कंसेप्ट हमने डिस्कस करना शुरू किया था, दैट इज सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। और इन डेफिनेशंस में मैंने आपको कल जो फर्स्ट डेफिनेशन स्टार्ट करवाई थी, दैट इज प्रपोजल। प्रपोजल क्या है? अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देखिए जब भी आप डेफिनेशन लिखेंगे आपके लिए, क्योंकि लॉ एक नया सब्जेक्ट है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लिखना कैसे है। तो मान लीजिए आपसे किसी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि डिफाइन प्रपोजल, तो आप कैसे लिखेंगे? आप ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आप इस तरह से स्टार्ट करेंगे। अब मान लीजिए कि आपको सेक्शन याद नहीं आता, नहीं, आपके दिमाग में नहीं आ रहा सेक्शन क्या था। पेपर के टाइम पे बहुत नर्वसनेस होती है, तो हम भूल जाते हैं नेचुरली, कुछ ना कुछ हमारे दिमाग से स्किप हो जाता है। तो उस टाइम पे आपको ये सेक्शन जो है वो याद नहीं था और आपने 2A की जगह मान लीजिए 2F लिख दिया या फिर कुछ और लिख दिया। आपको ऐसा नहीं करना बेटा। या तो जब आप सेक्शन लिखते हैं, सेक्शंस लिखेंगे तो आप सही लिखें। अगर आपको सेक्शन याद नहीं है तो आप सेक्शन मत लिखें, मैं यही सजेस्ट करूंगी आपको, ठीक है? अगर आपको सेक्शन लिखना है तो अगर अच्छे से याद है तभी लिखें। अगर आपको सेक्शन याद नहीं है तो छोड़ दीजिए, सेक्शन मत लिखिए। आप ऐसे लिख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आप इस तरह से लिख लीजिए। हमने प्रपोजल का मीनिंग कल क्या किया था कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा प्रकट करता है कुछ करने या कुछ ना करने के लिए, और ऐसी इच्छा वो क्यों प्रकट करता है? ऐसी इच्छा वो इसलिए प्रकट करता है क्योंकि वो सामने वाले की हाँ सुनना चाहता है। तो ऐसे में दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रपोजल। इसमें मैंने आपको अनिल और कृष्ण का एग्जाम्पल दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अनिल कृष्ण को अपनी विलिंगनेस शो करता है कि मैं आपको 5000 रुपीज़ दूंगा अगर बदले में आप मुझे अपना स्कूटर दे दें। और अनिल कृष्ण को अपनी ये विलिंगनेस इसलिए शो करता है ताकि जो कृष्ण है वो बदले में अपनी हाँ भर दे। तो ऐसे में जो अनिल है वो क्या कर रहा है? अनिल प्रपोजल दे रहा है या फिर ऑफर दे रहा है, किसे? कृष्ण को। दिस इज व्हाट इज प्रपोजल। अब हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस की। सेक्शन 2B में एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन है, when the person to whom the proposal is made, जिस पर्सन को प्रपोज किया गया है, किसको प्रपोज कर रहा है अनिल? कृष्ण को। when the person to whom proposal is made, जिस पर्सन को प्रपोजल किया गया है, जब वो पर्सन अपनी हाँ भर दे, जब कृष्ण हाँ भर देगा उस काम के लिए, तो आप ये कहेंगे कि जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हो गया। अपनी एक्सेप्टेंस जो है वो कौन देता है? जिसको प्रपोजल दिया जाता है, वो जब आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है उसे कहते हैं एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सेम अनिल और कृष्ण वाला एग्जाम्पल लें, अगर कृष्ण अनिल से कहे कि हाँ मैं तुझे अपना स्कूटर 5000 में बेचने के लिए तैयार हूँ, तो ऐसे में ये कहा जाएगा कि कृष्ण ने अनिल का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया।
तो जब एक पर्सन प्रपोज करता है, दूसरा उसको अगर एक्सेप्ट कर लेता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, so we have promise and promiser and promisee. A promisee, promiser and promisee, ये कौन है? देखिए, जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, देखिए पहला प्रोसेस हमने किया प्रपोजल, सेकंड हमने किया एक्सेप्टेंस। जब प्रपोजर द्वारा किया गया प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ऐसे में ये बन जाता है प्रॉमिस। ठीक है जी, ये वादा बन जाता है, क्योंकि दो लोग आपस में वादा कर रहे हैं। अनिल कृष्ण से वादा कर रहा है 5,000 रुपए देने का, और कृष्ण अनिल से वादा कर रहा है अपना स्कूटर सेल करने का। तो एक तरह से ये एक प्रॉमिस बन गया। अब हम अगर पर्सन्स की बात करें, तो यहाँ पे प्रॉमिसर कौन है? प्रॉमिस कौन कर रहा है? अनिल प्रॉमिस कर रहा है। और प्रॉमिसी कौन है? प्रॉमिसर कौन है? अनिल। और प्रॉमिसी कौन है? कृष्ण। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2C, जो पर्सन वादा करता है दैट इज प्रॉमिसर, और जो प्रपोजल एक्सेप्ट करता है दैट पर्सन इज नोन एज प्रॉमिसी। आगे मूव करें तो वी हैव कंसिडरेशन। देखिए ये कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप ये सब चीज़ें नहीं समझेंगे तो फिर आपको आगे वाले कंसेप्ट्स भी समझ में नहीं आएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए कि क्या चल रहा है। नाउ व्हाट इज कंसिडरेशन? समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का सिंपल सा मीनिंग क्या है? समथिंग इन रिटर्न, कुछ बदले में इज कंसिडरेशन। अनिल अगर 5,000 रुपए दे रहा है तो अनिल के लिए कंसिडरेशन क्या है? अनिल को बदले में क्या मिल रहा है? स्कूटर। ऐसे ही कृष्ण अगर स्कूटर दे रहा है तो कृष्ण को बदले में क्या मिल रहा है? 5,000 रुपए। अनिल के लिए कंसिडरेशन क्या है? स्कूटर। और कृष्ण के लिए कंसिडरेशन क्या है? 5,000 रुपए। तो व्हाट इज कंसिडरेशन? जब प्रॉमिसर प्रॉमिसी के लिए कुछ करता है या कुछ ना करने का वादा करता है, दैट थिंग, दैट एक्ट इज नोन एज कंसिडरेशन। अब कुछ करने की बात में तो ये हो गया, अब कुछ ना करने की बात करते हैं। ए ने बी से प्रॉमिस किया कि मैं तेरे साथ कंपटीशन नहीं करूंगा। किस बात का कंपटीशन? ये भी आइसक्रीम बेच रहा है, ये भी आइसक्रीम बेच रहा है। ए ने बी को बोला कि मैं आइसक्रीम नहीं बेचूंगा, मैं तेरे साथ कंपटीशन नहीं करूंगा 5 साल तक के लिए, लेकिन अगर तुम मुझे 1,00,000 रुपए देते हो तब। तो ए ने बी को वादा किया कुछ ना करने का, इसको क्या कहते हैं? कल हमने किया था एब्स्टिनेंस। कुछ ना करने का वादा कर रहा है ए बी से कि मैं तेरे साथ कंपटीशन नहीं करूंगा। तो बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? कि ए बी के साथ कंपटीशन नहीं करेगा। और ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? 1,00,000 रुपए। सो दिस इज कंसिडरेशन। जो कंसिडरेशन है वो यहाँ पर दोनों साइड्स पे मूव कर रही है, इस साइड पे भी उस साइड पे भी। अगर बदले में ए बी को कुछ वादा कर रहा है तो बी भी ए को कुछ वादा कर रहा है। सो जब हम बदले में किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में कुछ करना, समथिंग इन रिटर्न, इज नोन एज कंसिडरेशन। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो इसको हम सेव कर लेते हैं।
डाउट्स हैं अगर, तो मैं क्लास के एंड में आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी बेटा। अपने डाउट्स एक जगह पे नोट करके रख लीजिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की, दैट इज एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट क्या है? जब अनिल ने कृष्ण से वादा किया 5,000 रुपए देने का, और कृष्ण ने अनिल को वादा किया बदले में स्कूटर बेचने का, तो आपस में ये दोनों किसी बात के ऊपर सहमत हो गए। दिस इज नोन एज एग्रीमेंट। जब दो लोग आपस में एक दूसरे को किसी चीज के लिए प्रॉमिस करते हैं, तो हर ऐसा प्रॉमिस एग्रीमेंट कहलाता है। एग्रीमेंट की डेफिनेशन कहाँ है? 2E में। हर प्रॉमिस या हर सेट ऑफ प्रॉमिस जो कि एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन है, उसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपको करनी है, ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस अभी रहने दो, वॉइड एग्रीमेंट बाद में करेंगे, अभी ये राइट टाइम नहीं है आपको वॉइड एग्रीमेंट समझाने का। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? यहाँ पे आपका एग्रीमेंट बन गया। देखिए हम बहुत ही धीरे धीरे करके एक एक चीज कवर करते हुए चल रहे हैं। लास्ट में मैं आपको रिकैप भी दूंगी जिसमें कि आपको सारे कंसेप्ट दोबारा से मैं एक्सप्लेन करूंगी। बड़ी स्लोली एंड स्टेडीली हमें मूव करना है, क्योंकि यही आपका बेस बनाने का टाइम है। अब एग्रीमेंट तो हो गया। अगर अनिल ने कृष्ण को 5,000 रुपए नहीं दिए, तो जो कृष्ण है वो अनिल को कोर्ट में घसीटेगा। या फिर अगर कृष्ण ने अनिल को स्कूटर नहीं बेचा और पैसे ले लिए, तो अनिल कृष्ण को कोर्ट में घसीटेगा। अगर दोनों पार्टीज की ऐसी इंटेंशन है, तो आप ये कहेंगे कि वो एग्रीमेंट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। समझ रहे हैं बात? तो हर वो एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या है कि आप दूसरी पार्टी अगर आपका काम पूरा नहीं करती, अगर दूसरी पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करती, तो आप उसको कोर्ट में घसीट सकते हैं। अगर ऐसा है तो ऐसे एग्रीमेंट को आप कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सो एवरी एग्रीमेंट विच इज enforceable by law is known as contract। लेकिन अगर आप उस एग्रीमेंट को कोर्ट में घसीट नहीं सकते, तो ऐसा एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा। ऐसा एग्रीमेंट हमेशा एग्रीमेंट रहेगा। सो कहने का मतलब क्या है? हर वो एग्रीमेंट जिसको आप कोर्ट में घसीट सको, ऐसे एग्रीमेंट को ही आप कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। अदरवाइज वो एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही रहेगा, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। सो क्या आप ये कह सकते हैं कि अगर हम एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी जोड़ दें, एनफोर्सेबिलिटी का मतलब मैं बार बार समझा रही हूँ आपको कि आप उस एग्रीमेंट को कोर्ट में घसीट सकते हैं। अगर आप एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी मिला दें, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आप एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी ना मिलाएं, तो ये एग्रीमेंट हमेशा एग्रीमेंट रहेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अभी राइट टाइम नहीं है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझने का, बाद में कभी समझाऊंगी बेटा, आने वाली क्लासेस में जब राइट टाइम लगेगा मुझे। अब वॉइड एग्रीमेंट क्या है?
और वो एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट क्या है, ये रहा वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट में आपका क्या आएगा बच्चे, जिस एग्रीमेंट को आप कोर्ट में ना घसीट सको, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट है। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को कहा कि अगर तू दो पैरेलल लाइंस को मिला दे तो मैं तुझे 1,000 रुपए दूंगा। अगर तू दो पैरेलल लाइंस को मिला दे तो मैं तुझे 1,000 रुपए दूंगा। क्या दो पैरेलल लाइंस आपस में कभी मिल सकती हैं? नहीं मिल सकती। दिस एग्रीमेंट इज वॉइड एग्रीमेंट, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि दो पैरेलल लाइंस आपस में मिल जाएं। तो ऐसे नॉनसेंस एग्रीमेंट्स आप कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते, इनको आप एनफोर्स नहीं कर सकते, और क्योंकि आप इनको एनफोर्स नहीं कर सकते, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज वॉइड एग्रीमेंट्स। ये एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें एनफोर्सेबिलिटी ऐड हो ही नहीं सकती कभी भी, क्योंकि ये नॉनसेंस कॉन्ट्रैक्ट है, ये नॉनसेंस एग्रीमेंट है, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट रहा ही नहीं, शुरू से ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा। ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसमें एनफोर्सेबिलिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये नॉनसेंस एग्रीमेंट था। सिंस ये नॉनसेंस एग्रीमेंट है तो इस एग्रीमेंट में आपने एनफोर्सेबिलिटी ऐड नहीं करी, क्योंकि एनफोर्सेबिलिटी ऐड नहीं करी तो ये एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाया। इसीलिए ये स्टार्टिंग से ही वॉइड था, स्टार्टिंग से ही नल था, स्टार्टिंग से ही जीरो था। वॉइड मतलब जीरो, स्टार्टिंग से ही जीरो था। नेक्स्ट अगर हम बात करें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें एनफोर्सेबिलिटी थी, जिसको आप एनफोर्स कर सकते थे, दैट मीन्स कि वो कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन किसी वजह से उस एग्रीमेंट में से एनफोर्सेबिलिटी खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में आएगा। नेहा और दीपा आपस में फ्रेंड्स थे। नेहा ने अपनी डॉटर का रिश्ता दीपा के सन के साथ पक्का कर दिया, शादी पक्की कर दी। लेकिन जो नेहा है, नेहा की जो डॉटर है, वो शादी के एक दिन पहले मर गई, उसकी डेथ हो गई। क्या दीपा नेहा को स्यू कर सकती है? क्या दीपा नेहा को कोर्ट में घसीट सकती है? नहीं घसीट सकती, क्योंकि भाई ये तो नेहा के बस में भी नहीं है, उसको मरने से बचाना नेहा के बस में भी नहीं है। सो इसमें क्या है कि जो एग्रीमेंट है वो पहले तो एनफोर्सेबल था, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि वो एनफोर्सेबल था इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन क्योंकि अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आ गए, ऐसे सर्कमस्टांसेस जो कि किसी के भी बस में नहीं थे, जिस वजह से नेहा की डॉटर की डेथ हो गई, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अब वॉइड हो गया। क्यों वॉइड हो गया? क्योंकि दीपा नेहा को कोर्ट में नहीं घसीट सकती, क्योंकि सर्कमस्टांसेस वैसे रहे ही नहीं, क्योंकि नेहा ने जानबूझकर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा, इसीलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है अब वॉइड हो गया। इस कॉन्ट्रैक्ट को अब फुलफिल नहीं किया जा सकता। जब डॉटर ही नहीं रही तो शादी कैसे होगी? तो क्योंकि अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा नहीं हो सकता, इसलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस समझ रहे हो आप? वॉइड एग्रीमेंट ये है कि वो स्टार्टिंग से ही अनएनफोर्सेबल था, स्टार्टिंग से ही आप उसको कोर्ट में नहीं घसीट सकते थे, क्योंकि वो नॉनसेंस एग्रीमेंट था। लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि एग्रीमेंट तो सेंसिबल था, एग्रीमेंट तो ठीक था, लेकिन हालात ऐसे क्रिएट हो गए जिस वजह से अब उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबल नहीं किया जा सकता, जिस वजह से वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो गया।
दिस इज ऑल दैट वी हैव टू डू इन चैप्टर 2। सेकेंड चैप्टर में आपके ये डेफिनेशंस हैं जो आपको करने हैं, और इन्हीं डेफिनेशंस के ऊपर बेस्ड है आपका आने वाला सारा का सारा लॉ। तो इसके साथ ही हम एक काम करते हैं, हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि आपको दोबारा से सारी जो डेफिनेशंस हैं वो समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया प्रपोजल। प्रपोजल में क्या है, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को विलिंगनेस दिखाता है किस चीज की, कुछ करने की या कुछ ना करने की। और क्यों दिखाता है, ताकि दूसरा पर्सन बदले में उसको हाँ भर दे। तो ऐसे में कहा जाएगा कि अनिल ने प्रपोजल दिया है कृष्ण को। फर्स्ट। सेकंड, एक्सेप्टेंस। जिस पर्सन को प्रपोजल दिया जाए, जब वो पर्सन अपनी हाँ भर दे, अपनी एसेंट दे दे, अपनी हामी भर दे, तो ऐसे में कहा जाएगा कि जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हो चुका है। थर्ड, अगर हम प्रॉमिस की बात करें, व्हाट इज प्रॉमिस? जब प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिल जाए, जब प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिल जाए तो वो प्रपोजल बन जाता है प्रॉमिस। और जो प्रपोजल करता है उसको प्रॉमिसर कहा जाता है, और जो प्रॉमिस को एक्सेप्ट करता है उसको प्रॉमिसी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वी हैव कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का सिंपल मतलब है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ। बदले में कुछ। अनिल ने कृष्ण को 5,000 रुपए दिए और बदले में कृष्ण ने अनिल को स्कूटर दिया। कृष्ण के लिए कंसीडरेशन है 5,000 रुपए और अनिल के लिए कंसीडरेशन है स्कूटर। नेक्स्ट बात करें हम एग्रीमेंट की। हर वो प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस इज नोन एज एग्रीमेंट। जब एक पर्सन प्रॉमिस करे और दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट करे तो आपका बन जाता है एग्रीमेंट। नेक्स्ट आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट। जब आप एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी ऐड कर दें, जब आप एग्रीमेंट को कोर्ट में घसीट सकें तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एग्रीमेंट क्या है? ऐसा एग्रीमेंट जिसको आप एनफोर्स नहीं कर सकते is known as void agreement। and void contract, ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल तो था, दैट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट तो था, लेकिन बाद में लेटर ऑन बाद में वो एनफोर्सेबल नहीं रहा अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो वो हो जाएगा void contract। So this is all
फॉर टुडेज सेशन। आप लोगों को किसी तरह का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।